हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 एमसीक्यू जो हैं वो एनसीईआरटी से करेंगे। लेकिन उससे पहले कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी की रीसेंट टाइम के अंदर हमने देखा यूपीएससी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। लेकिन जैसा हम पहले सोचते थे या हम पहले एनसीईआरटी पढ़ते थे उस तरह से नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा-सा यूपीएससी ने इसको टर्न किया है। जैसे मान लीजिए हम साइंस की बात करते हैं तो 11th-12th की एनसीईआरटी की भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन वो तो बहुत बड़ी है, वो नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं वो पढ़ते हैं। तो हमें क्या वो सारी पढ़नी है? नहीं, कुछ चीज़ें हमें पढ़नी हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसीलिए दोस्तों हमने एनसीईआरटी एक रैंक ओरिएंटेड बैच लेके आए हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी दोस्तों, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जैसे मतलब हर एक इंडिविजुअल टीचर अपने हिसाब से उसको कवर करवाएगा। यहाँ पे जो है इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और भी क्या क्या पॉइंट या फिर यूपीएससी किस तरह से पूछ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। देन डाउट सेशन होंगे दोस्तों, कोई भी आपका डाउट्स है तो उसको सबको क्लियर किया जाएगा। वैलिडिटी 2 साल की इसके अंदर रहेगी और अनलिमिटेड वॉच टाइम है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी 15 कोड यूज़ कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली थोड़ा गवर्नमेंट ने चेंज किया है एनसीईआरटी को, उसके ऊपर भी जो है वो सारी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये है बेसिक साइंस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। अब ये एनसीईआरटी जो है पहले जो है प्रीवियस हम क्या पढ़ते थे वो थे 6 to 10th, ठीक है, साइंस की अगर मैं बात करूं। बट अभी रिसेंटली जैसे एक क्वेश्चन था माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी के 11th-12th की एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा इसको देखना है। क्या हम पूरा पढ़ेंगे? पूरा उसको नहीं कवर करेंगे, 11th-12th बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगी। हम यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आज जो इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी है या क्या है उसका। तो एनसीईआरटी जो है दोस्तों एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है दोस्तों, 12th की एनसीईआरटी। देन बायोटेक्नोलॉजी, काफ़ी इन डेप्थ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। बायोटेक्नोलॉजी का हमारा वैसे भी एक आपको पता है कि यूनिट रहता है जब हम साइंस को पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक को पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है 4 एमसीक्यू हमने आज बनाए हैं और यहाँ से एक एमसीक्यू इधर से बनाया है। तो इन 5 एमसीक्यू के अंदर हम चीज़ें देखेंगे कि यूपीएससी किस तरह से पूछती है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है टॉयलेट सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। दूसरा है ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल, केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस अल्कली। थर्ड है सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू a cool cylinder and scraping off the soap in small broken pieces। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सोप चिप्स के बारे में, ट्रांसपेरेंट सोप के बारे में या फिर टॉयलेट सोप के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ पे हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं। तो जब डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो यूपीएससी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ओनली 1, 2, ऑल 3, नन। ये यूपीएससी का न्यू जो है नया जो पैटर्न इस बार हमने देखा, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी। अब देखो पहले और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपको 1 and 2, 2 and 3 इस तरह से दिया हुआ है, 1 and 3। तो वहाँ पे अगर एक मान लो आपने गलत कर दी स्टेटमेंट के ये वाली गलत है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर के निकलने के चांसेस ज़्यादा थे। तो अभी क्या है कि आपको तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हाँ अगर सही है तो क्या एक ही सही है ना। तो यहाँ पर आप हम निकाल सकते हैं। अब जो न्यू मेथड है इसका नेगेटिव क्या है, ये डिमांड करता है 100% नॉलेज, कि आपको उस टॉपिक की 100% नॉलेज होनी चाहिए। इसका पॉजिटिव क्या है, क्या इसका बेनिफिट भी है? बेनिफिट है। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट मिले, उन्होंने बोला कि सर हमें लगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो उन्होंने यहाँ पे ओनली 1 मार्क कर दिया। बट एक्चुअल के अंदर जो है फर्स्ट एंड सेकंड गलत थी, थर्ड स्टेटमेंट सही थी, तो तब भी ओनली 1 आता है। तो वहाँ पे कौन सी सही है वो हमें पिक नहीं करना, बस ये पिक करना यहाँ पे कि कितनी सही है ना। तो यहाँ पे उसके 2 क्वेश्चन जो हैं इस तरह से सही हो गए, और जो एक्चुअल के अंदर सेकंड थर्ड गलत थी, पहली सही थी, उसने लगाया कि कुछ 1 and 2 गलत हैं, थर्ड सही है, इस हिसाब से उसने लगाया, लेकिन तुक्का लग गया। खैर हमें यहाँ पे जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि जो आपके नोट्स हैं उसकी रिवीजन ज़्यादा चाहिए, राइट। तो अब बहुत से अगर आपको लगता है कि हमें नए तरीके से अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी, ऐसा नहीं है।
मैंने आपको बताया कि ये काम आपको करना है। यूट्यूब पे बहुत लोग कहेंगे, मैं भी कहूँगा या बाकी भी कहेंगे, बट आप खुद एक काम कर सकते हैं। आप क्या करोगे दोस्तों, आपके जो नोट्स हैं यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको अपने नोट्स के अंदर ढूंढेंगे। अगर तो आपको लगता है कि उतने आपने ढूंढ लिए कि अगर आप उसको सही करते तो आपका प्री क्लियर हो जाता, तो इट मीन्स कि आपके नोट्स सफिशिएंट है और ज़्यादा क्या हमने करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना है, या फिर एनसीईआरटी जो है उसको भी थोड़ा सा साथ में इंक्लूड करना है, तो बाकी वैसे ही चलता जाएगा। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आप पहले नोट छोड़ दोगे, नए बनाने स्टार्ट कर दोगे, फिर आपका 1 साल निकल जाएगा नोट्स बनाने में, फिर रिवीजन की कमी होगी, फिर वहाँ पे एग्जाम में रिजल्ट वही आएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमें यूपीएससी को क्रिटिसाइज करते रहें, उसका क्या फ़ायदा। यूपीएससी तो ऐसे रहेगा, नेक्स्ट ईयर कुछ और दे देगा, तो अल्टीमेटली जो इस साल भी तो कुछ बच्चे क्लियर करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे दोस्तों जो है थर्ड स्टेटमेंट मतलब ओनली वन इज़ करेक्ट। ओके, तो पहली जो टॉयलेट सोप एंड ट्रांसपेरेंट सोप, ये इंटरचेंज यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एनसीईआरटी से ही जो है वो सारा मटेरियल है। यहाँ पे क्या बोला गया, टॉयलेट सोप कैसे बनते हैं, यूजिंग बेटर ग्रेड ऑफ फैट्स एंड ऑयल एंड केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस एल्कली। ट्रांसपेरेंट सोप को हम डिजोल्व करते हैं इथेनॉल के अंदर। सोप चिप्स जो हैं, जो पतले पतले होते हैं, उनको हम मेल्टेड सोप, जो थिन शीट्स उसकी बनाते हैं। अब ये जो है, जो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट का जो स्टेट का एग्जाम था उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा ही क्वेश्चन। देन ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टॉप करके दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ पे ड्रग्स हैं और उनका एक्शन, एस्पिरिन, एनाल्जेसिक, मेटल हाइड्रोक्साइड, एंटासिड, पेंसिलिन, एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ओनली वन है, ओनली टू है, ऑल थ्री है या नन है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल थ्री इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी को खोलते हैं, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या लिखा है। एनसीईआरटी ये बोलती है कि एंटीबायोटिक्स जो थी वो पहले केमिकल सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते थे, उसको हम बोलते थे। उसके बाद हमने सिंथेटिकली वो चीज़ें केमिकल बनाना स्टार्ट कर दिया और उसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी हमें मिल गई। तो वहाँ से जो है सिंथेटिक मेथड स्टार्ट होना शुरू हो गया। अभी एंटीबायोटिक को एनसीईआरटी भी कैसे डिफाइन करती है, सब्सटेंस प्रोड्यूस होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस विच इन लो कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए हम कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं। बहुत से लोग हैं जो वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लेकिन वो वायरस से है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। तो अब यहाँ पे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कैसे रोकेगी, या तो उसको किल कर देगी, खत्म कर देगी, या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी। तो एक तो होता है बैक्टीरियोसाइडल, मतलब किलिंग, जो किल करते हैं, जैसे पेंसिलिन है, देन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है, देन ऑफ्लोक्सासिन है, देन इसीलिए इरिथ्रोमाइसिन है इधर, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, ठीक है। देन टेट्रासाइक्लिन है, देन क्लोरामफेनिकोल है। तो ये तीन एग्जाम्पल। अब ये क्या मैंने अपने खुद के मर्जी से नाम लिखे हैं, ऐसा नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार ऐसी चीज़ें याद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं एटलीस्ट हमें उसका अंदाजा होना चाहिए। ओके, अब मूव करता हूँ दोस्तों आगे। एनाल्जेसिक क्या है, जो पेन को रिड्यूस करती हैं, पेन किलर जिनको हम बोलते हैं, तो वो एनाल्जेसिक के अंदर आ जाती हैं। देन एंटासिड, देखो अपने स्टमक की अगर मैं बात करूँ, पीएच 1.5 से 2 है, राइट, तो मतलब एसिडिक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड स्टमक के अंदर जनरेट हो जाता है। अब उस केस के अंदर क्या होता है, स्टमक से ऊपर को वो फ्लो करता है कई बार। जैसे मान लीजिए फूड है, फूड पाइप से अंदर गया है ना, इस तरह से जो स्टमक की ये होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने फूड एंटर किया, यहाँ पे एक मतलब एक आप ये सोचोगे एक फ्लैप सा होता है, तो यहाँ से फूड अंदर गया, तो यहाँ पे एसिड है, ज़्यादा एसिड अगर हो गया तो कई बार ये ऊपर को ट्रेवल करता है और मुंह में छाले भी हो जाते हैं, तो अल्सर भी हो जाते हैं। तो अब एंटासिड कैसे लाए, तो एंटासिड की एनसीईआरटी बात करता है कि 1970 तक जो है उस टाइम की तक अगर एंटासिड की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम यूज़ करते थे। लेकिन इसके अंदर जब हम एक्सेसिव यूज़ करते थे, कई बार क्या होता था कि जो स्टमक का जो एसिड इतना रिड्यूस कर देता था, मतलब जो एल्कलाइन हो जाता था, बेसिक हो जाता था, उसकी वजह से और ज़्यादा जो एसिड रिलीज होता था। सिमिलरली उसके बाद हमने यूज़ करना स्टार्ट किया मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो एक न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो ठीक रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना, आप लोग कमेंट के अंदर यहाँ पे मुझे एग्जांपल देनी है, जो अभी करंटली हम एंटासिड यूज़ करते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड है या नहीं है, ठीक है। 2-3 की आप एग्जांपल दोगे तो आपको वैसे ही पता, जो मेडिसिन चल रही है या फिर हम जो कुछ
बहुत सी जो लिक्विड आते हैं, है ना, जहाँ पे एसिडिटी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपको बताना है उसके अंदर होता क्या है। ओके, देन आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू सच एज वुंड, कट्स, अल्सर, डिजीज्ड स्किन सर्फेसिस। सेकेंड है, डिसइंफेक्टेंट आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है, एंटीसेप्टिक्स आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स। देन फोर्थ है, सेम सब्सटेंस कांट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछे, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा जो सी सेट के अंदर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसके हिसाब से जनरेट किया है। यहाँ पे क्या है, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, मतलब पहली सही है दूसरी गलत है। देन 2 इज़ करेक्ट, 3 इज़ इनकरेक्ट, 3 इज़ करेक्ट, 4 इज़ इनकरेक्ट, 4 इज़ करेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से देखो। अब यहाँ पे क्या डिमांड है, यूपीएससी ने 1 ओनली, 2 ओनली ऐसे पेयर जो स्टेटमेंट पूछी थी कि कौन सी सही, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी पूछ रहा है। तो ये कई बार क्या होता है कि हमारा पर्पस क्या है, मैं जब भी एग्ज़ाम यूपीएससी का देखता हूँ या कुछ भी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो हम ये समझते हैं पहले 1 and 2, 2 and 3, तो यहाँ पे एलिमिनेट मेथड लगता था, ठीक है। अब उसके बाद यूपीएससी ने क्या किया, यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, है ना, ऐसे पेयर वगैरह देने लग गया। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको 100% इन नॉलेज की तरफ यूपीएससी ने बढ़ाया कि अगर आपको पूरा पता है तो आप आंसर दोगे। लेकिन इसके अंदर भी एक क्या है कि लक फैक्टर अभी भी काम कर जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता कौन सी, आपको ये नहीं बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये वाला जो है इसके अंदर लक फैक्टर भी नहीं काम करेगा। तो ये एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जब यूपीएससी को मतलब लगेगा कि हाँ अब स्टूडेंट को बताना पड़ेगा या फिर टीचर्स हमारे जैसों को बताना पड़ेगा कि कैसे हम क्वेश्चन डालते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, उस हिसाब से उस टाइम के ऊपर ऐसे ऑप्शन यूपीएससी पूछ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट। तो पहले तो इट मीन्स कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, ये सही है। दूसरा, डिसइंफेक्टेंट इनएनिमेट, मतलब जो नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। एंटीसेप्टिक आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स, सेम सब्सटेंस कैन एक्ट। तो अब मेरे पास ऊपर का जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं आंसर यहाँ पे निकालता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 इज़ इनकरेक्ट, तो यहाँ पे 2 इनकरेक्ट है। 3 इज़ इनकरेक्ट, ये भी निकल गई बाहर। 4 इज़ इनकरेक्ट, तो 4 इज़ इनकरेक्ट, तो इट मीन्स ये हमारे मैच करती है। एंड 3 इज़ करेक्ट, तो ये सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें हेल्प थोड़ी बहुत तो मिल जाती है, लेकिन ये एक नया तरीका है, नए टाइप के ऑप्शन है। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे लेकिन ऐसे पसंद किसको आते हैं, है ना, स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं आते, इजी चाहिए, बट क्या करें, यूपीएससी है ही ऐसा। तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। देखो, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं, या तो किल कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। एंटीसेप्टिक आपको पता है, लिविंग वुंड, डेटोल वगैरह हम यूज़ करते हैं, है ना, वो उसकी एग्जाम्पल है। देन बाईथायोनोल है ना। उसके अलावा आयोडीन 2 to 3% जो है सोल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, जिसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, ये हम। देन आयोडोफॉर्म, तो ये सारी एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। डिसइंफेक्टेंट क्या है, डिसइंफेक्टेंट जो है हम वैसे जैसे फ्लोर को साफ करना है, डिसइंफेक्ट करना है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। कि एग्जांपल भी वहाँ पे दिए, 0.2% जो सोल्यूशन है फिनोल का, ये एंटीसेप्टिक एक्ट करता है, 1% जो है वो डिसइंफेक्टेंट। तो मतलब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सेम सब्सटेंस एक्ट कर सकता है, बस कॉन्सेंट्रेशन का फ़र्क है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए। ये देखो, ये पूरा उन्होंने एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी आर्टिकल एक दिया हुआ है, तो वो है। खैर यहाँ पे उधर लगाना चाहिए था, इधर लग गया, चलो कोई बात नहीं, वैसे दिखाने के लिए आपको। देन फोर्थ है, विद रेफरेंस टू स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। एस्पार्टेम है, सेकरिन है, सुक्रालोज है, एलिटेम है। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज स्वीटर देन 3, 2 इज लेस स्वीटर देन 4, 3 and 4 आर लेस स्वीटर देन 2, 1 and 2 आर स्वीटर देन 4। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो स्वीटनेस की जब बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो केन शुगर, तो इधर को जैसे जाते हैं ये स्वीटनेस आपकी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें 3 and 4 आर लेस स्वीटर, तो ये 1 and 2 आर लेस आर स्वीटर देन 4, तो ये भी गलत है। 2 इज़ लेस स्वीटर देन 4, ये स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड इज़ राइट। बट आपको अगेन इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ये ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपेयर करेंगे, एस्पार्टेन 100 है, 550 है, 600 है, 2000 है। तो यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो ये इनकी स्वीटनेस जो है बढ़ती जाती है एज़ कम्पेयर टू, तो यहाँ ईच अदर, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एनसीईआरटी की कटिंग है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, राइट। देन बायोलिस्टिक मेथड इज समटाइम टॉक्ड अबाउट
with reference to which of the following? Transfer of foreign DNA into hostel, producing biodegradable plastic, producing bioenergy from rice straw, producing biochar from thermochemical conversion of biomass. तो ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने, आपको पता है, वॉल-बेचिया मेथड के ऊपर पूछा था, है ना, यही है, वही बस उठा के इसको बाकी सारा चेंज किया है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब यहाँ पे ये मेथड हमने कभी सुना है या नहीं सुना है, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। एनसीईआरटी के अंदर देखो ये जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड इस तरह से इसको मेंशन किया गया है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इधर चलते हैं थोड़ा सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के हम डीएनए का जो पोर्शन है जिसका हम नंबर चाहते हैं कि बड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के सेल से एक प्लाज्मिड लेते हैं, प्लाज्मिड भी एक डीएनए है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कट करते हैं, ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे कंबाइन कर देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से जो कट गया यहाँ पे कंबाइन कर देंगे, बैक्टीरिया के अंदर भेजेंगे, बैक्टीरिया क्विकली मल्टीप्लाई करता है तो ये इनका नंबर बढ़ गया, और हर एक के अंदर जो ये वाला जो डीएनए है जो हमने डाला था वो सभी के अंदर इस तरह से जो है मल्टीप्लाई करता जाता है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए इसको बोलते हैं। अब ये डीएनए अगर मुझे सेल के अंदर भेजना है तो मैं कैसे भेजूँगा? तो मेरे पास एक मेथड है, एक तो है माइक्रो इंजेक्शन, कि हम इंजेक्शन की तरफ से लगा दें इसको, दूसरा है हम बॉम्बार्ड करते हैं बहुत क्विकली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जीन गन की हेल्प से हम कर सकते हैं, जैसे पिस्टल होती है ऐसी ही होती है, या फिर इसको मेथड को बोलते हैं बायोलिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना आंसर आ जाता है। ऐसे ही यूपीएससी ने माइक्रो डीएनए जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात की थी, तो खैर वो बातें अब निकल चुकी हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कवर करें। अब क्या हमें ये एनसीईआरटी का चैप्टर जो है पूरा हमने कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मुझे लगा वो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत बात की। इस लेक्चर का जो पर्पज़ है वो है कि आपको बताना कि एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, बट वो 11th एंड 12th के अंदर जो डेली लाइफ के साथ मैच करती हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है। या हम जैसे मान लीजिए हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो वो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए, यही है इसका उद्देश्य। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।